बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ को बैन लगाने का और इमरान खान और डॉक्टर आरिफ अलवी और कासिम सूरी के ऊपर आर्टिकल 6 यानी कि गद्दारी का केस लगाने का इस हुकूमत ने फैसला कर लिया है। क्या ये हो पाएगा? क्या ये तरीक़ाकार जो हुकूमत इस वक्त अपना रही है ये इसकी अपनी ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है या नहीं है? इसके ऊपर आज हम थोड़ा सा तज्जिया करते हैं, थोड़ा गौर से देखते हैं कि ये हुकूमत कर रही है तो क्यों कर रही है और इसको कितने नुकसान और कितने फ़ायदे हो सकते हैं। उससे पहले कि आपसे मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ और इस टॉपिक के ऊपर बात करूँ, आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, कोalition गवर्नमेंट है और उसने ये फैसला कर लिया है कि जी बहुत हो गई, तरीके इंसाफ को वो और किसी तरीके से तो उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। लीगल केसेस के ऊपर भी जो है उनको ये दिख रहा है कि उनकी भी अब एक राइवलरी शुरू हो गई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के, क्योंकि उनके हक के फैसले नहीं आ रहे हैं और इमरान खान को कोई बड़ी सज़ा हो नहीं रही है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। तो ऐसे में जो है अब हुकूमत ने सोचा है कि बहुत हो गई, दैट इज़ इनफ, और हम अब जो है तहरीके इंसाफ का नाम और निशान भी मिटा देंगे, उसके ऊपर बैन लगाएंगे, उसको गद्दार डिक्लेयर करेंगे, उसकी पार्टी के ऊपर कॉन्स्पिरेसी करने की और कॉन्स्टिट्यूशन और आइन को सबवर्ट करने की जो है वो कोशिशों को एक्सपोज करेंगे। यूएस में जो रेजोल्यूशन पास करवाई लॉबिंग फर्म या जुल्फी बुखारी के जरिए तहरीके इंसाफ ने, वो भी एक बड़ी क्लियर पाकिस्तान ने कहा कि जी ये मुदाखलत करवाने की कोशिश की गई। तो इन तमाम केसेस को हम जोड़ेंगे साथ और ले के बेसिकली तहरीके इंसाफ के ऊपर हम बैन लगवा देंगे। और साथ ही जो है हम इमरान खान जो कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त जो उन्होंने एक फैसला लिया था जिसको पास करवाया था या जिसको अप्रूव करवाया था उस वक्त के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी, और उसको नरेट करवाया था डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली कासिम सूरी से, उनके ऊपर भी हम गद्दारी का केस बनवाएंगे, आर्टिकल 6 केस बनाएंगे। ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या ये कितना सही फैसला है या कितना गलत है, ये अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली ये इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से कि ये हुकूमत, वो भी स्पेसिफिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये शॉट इन द फुट है, ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है ये हुकूमत। क्योंकि इससे पहले यही हुकूमत थी जो रिकन्सिलिएशन की बात कर रही थी, यही हुकूमत थी जो तहरीके इंसाफ को बातचीत की ऑफर्स कर रही थी और सब कर रही थी। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का रिजर्व सीट्स के ऊपर फैसला आया, जो कि अगेन मैं बार बार ये कहता हूँ वो फैसला सही नहीं है, लेकिन उस फैसले ने तहरीके इंसाफ का नाम दोबारा पार्लियामेंट में ना सिर्फ जिंदा कर दिया, बल्कि वो जो 41 सीटों का मामला चल रहा है, 41 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का जिन्होंने अपनी एफिलिएशन, पार्टी एफिलिएशन दिखानी है, उनको लेके भी जो है अगर वो मामला तहरीके इंसाफ के हक में चला जाता है, यानी कि अगर वो पीटीआई को ही ज्वाइन करते हैं, तो फिर तहरीके इंसाफ जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। ये तमाम चीज़ों को लेके हुकूमत ने जहाँ एक तरफ ये कहा कि जी ये कोई बात नहीं, ये फैसला आ गया तो आ गया, हमें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास मेजॉरिटी है, हमारे पास कोalition को मिला के हमारे पास अच्छी खासी सीटें हैं, तो इसलिए इनकी अगर 80 सीटें आ भी जाती हैं तो ठीक है, ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो बन जाएंगे, लेकिन बनेंगे तो अपोजिशन वही हुकूमत को नहीं हिला पाएंगे। जहां उनकी ये बात आई थी वहां पे ही ऐसा साफ दिख रहा है कि हुकूमत के क्वार्टर्स के अंदर खलबली मच गई। वो खलबली मचने की वजह सिर्फ ये है कि तहरीके इंसाफ जिसके बेसिकली वो सख्त खिलाफ हुए हुए हैं और उसको हर लिहाज से जो है उसको लीगल चैलेंजेस उसको सामने उन्होंने रखे हुए हैं, और वो बड़ा बरमला ये कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग और बाकी लोग के लिए इमरान खान को जिस हद तक कोशिश हुई हम कर जाएंगे और इमरान खान को जेल के अंदर ही रखेंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे। ऐसी सिचुएशन में तहरीके इंसाफ का पार्लियामेंट में वापस आना इज रेड अलर्ट अलार्म फॉर द रूलिंग गवर्नमेंट, और ख़ास तौर पे PMLN जिसने अपने तई यूनिलैटरली ये फैसला कर लिया, वो भी मरी में होने वाली पार्टी के इजलास जिसकी सदारत फाउंडर PMLN मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे थे, उनसे वहाँ पे मीटिंग होती है और फौरन ही अगले दिन बगैर किसी कैबिनेट की मीटिंग के, बगैर किसी कंसल्टेशन के, बगैर अपने कोalition पार्टनर से बात किए PMLN के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आते हैं, फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आते हैं सामने, अताउल्लाह तारड़ साहब, और वो आके कहते हैं कि हम दो बड़े सीरियस डिसीजन हम ले चुके हैं। एक, हम तहरीके इंसाफ को बैन करेंगे
क्योंकि ये मुल्क दुश्मन जमात है, और दूसरा जो है हम इमरान खान और डॉक्टर आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ जो है वो हम आर्टिकल 6 का केस आगे फाइल करेंगे, और इन दोनों के रेफरेंसेस वो अगले 15 दिन के अंदर अंदर बना के सुप्रीम कोर्ट में भेजने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 17(2) के तहत ये केसेस की कार्रवाई करेंगे। अब आर्टिकल 17(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है? मेरे सामने ये किताब है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की है, और उसका मैं आर्टिकल 17(2) अपने सामने खोल के बैठा हूं। मैं आपको 1 और 2 दोनों पढ़ देता हूं। इसके 3 सब क्लॉसेज हैं आर्टिकल के, मैं आपको तीनों पढ़ देता हूं ताकि उसके बाद फिर आपको समझा देता हूं कि ये आर्टिकल्स भी जो है वो इनको किस तरीके से फैसिलिटेट उस तरह शायद ना करें। आर्टिकल 17(1) कहता है एवरी सिटीजन शेल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan, public order or morality। आर्टिकल 17(2) जिसका रेफरेंस ये गवर्नमेंट दे रही है कि इसके तहत वो ये कार्रवाई शुरू करेंगे, वो क्या कहता है? वो ये कहता है एवरी सिटीजन not being in service of Pakistan shall have the right to form or be a member of a political party subject to any reasonable restrictions imposed by the law in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan, and such law shall provide that being formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan, the federal government shall within 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court, whose decision on such reference shall be final। ये आर्टिकल बेसिकली मेंशन किया गया है। तीसरा इसका सब क्लॉज ये कहता है एवरी पॉलिटिकल पार्टी शैल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड्स इन अकॉर्डेंस ऑफ लॉ। ये 2 और 3 जो सेक्शंस हैं आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, इसको रेफर कर रही है, और इनके हिसाब से वर्जन जो है इनका वो ये है कि जी 3 अप्रैल को एक पूरा प्री प्लान तरीके से उस वक्त के सिटिंग 3 अप्रैल 2022 को मेरे ख्याल में यही है 3 अप्रैल 2022 को जो है वो इमरान खान साहब ने जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने ये फैसला किया था कि जी ठीक है, हाँ ये लोग अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लेके आते हैं तो हम असेंबलीज के अंदर असेंबलियां वैसे ही डिसॉल्व कर देंगे, ये ऑफर की गई थी। लेकिन क्योंकि जो है वो ऑपोजिशन अलायंस बन चुका था पीडीएम का, वो ये मान नहीं रहा था, तो इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि जी हम अपने हिसाब से हम खुद ही असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे ताकि उनकी गवर्नमेंट को आउस्ट ना किया जाए, यानी कि उनकी गवर्नमेंट को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए बगैर उनको हटाया ना गया हो, इसके ऊपर उनको उसका पॉलिटिकल जो डैमेज है वो सफ़र ना करना पड़े, जब बल्कि ये फैसला भी उन्हीं की पार्टी के हक में जाए, उनके क्रेडिट में जाए कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने अर्ली इलेक्शंस में जाने के लिए असेंबलियां डिसॉल्व कर दी। उसके हवाले से एक रात पहले जब वो खाना का एक इन्विटेशन दिया हुआ था इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बहुत सारे लोगों को, तो उसमें उन्होंने खड़े होकर कहा था कि ये समझते क्या है कि प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी कितनी होती है, उसकी पावर कितनी होती है, और मैं तो कप्तान हूं तो मैं आखिरी बॉल तक लड़ता हूं और इनको मैं एक ऐसा सरप्राइज दे रहा हूं जिससे इनकी हवाइयां उड़ जाएंगी। उसके बाद जो हवाइयां उड़ाने का तरीकाकार रात से ही प्लान कर दिया गया था। सुबह के टाइम 3 अप्रैल को जो है वो असेंबली का क्या नाम है सेशन होता है, और बेसिकली जो है वो सेशन से पहले ही जो है वो इमरान खान साहब एक समरी रात को ही ड्राफ्ट की हुई जो है वो मूव कर देते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, और उनके पास जाते ही वो फौरन उसको ठप्पा लगता है। जब तक उनको पता होता है कि उसके ऊपर ठप्पा लग रहा है, वो पीटीवी को बुलवा के अपना एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाते हैं, और फौरी तौर के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट के सेशन के अंदर भी किस तरीके से उसको लेके चलना है, तमाम प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसमें फवाद चौधरी साहब खड़े होकर पहले पार्लियामेंट सेशन के अंदर बात करते हैं, और उसके बाद कासिम सूरी साहब जो है वो अपना पेपर निकालते हैं और वो कहते हैं असद कैसर साहब जो कि स्पीकर नेशनल असेंबली थे वो नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं उनका मैसेज आपको रीड आउट कर रहा हूँ, एंड ही बिकम्स द रीडर ऑफ असद कैसर, और वो उसमें ये अनाउंस कर देते हैं कि जी असेंबलियाँ डिसॉल्व हो गई हैं, क्योंकि डिसॉल्व होती अनाउंस की जाती हैं क्योंकि जो है वो प्रेसिडेंट ने इसका ऑर्डर दे दिया है, और वो जो रिकमेंडेशन थी जो पीएम हाउस से गई थी उसको पास कर दिया है। ये तमाम चीज़ें जब होती हैं
उसके बाद ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो दोबारा सर जोड़ती हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले को चैलेंज कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के अंदर ये कहता है कि इस तरीके से हम अलाउ नहीं करेंगे कि असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी जाएं, क्योंकि दिस एट्रीब्यूट्स टू द सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। तो इसीलिए वो वापस स्टेटस लेके चले जाते हैं उसी डेट के ऊपर जिस डेट को ये असम्बली का आखिरी सेशन था, और कहते हैं कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को टेबल किया जाए अगेंस्ट इमरान खान। ये था फिर अप्रैल 10 का दिन। अप्रैल 10 के दिन जिस तरीके से आपको याद होगा, सुबह 11 बजे का सेशन शुरू होता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को टेबल करने की बात की जाती है, लेकिन पहले स्पीकर नेशनल असम्बली आते हैं, फिर वो ब्रेक लेके आते हैं और फिर वो लेटर कहते हैं मैं पढ़ के आया हूँ। वो पीएम हाउस जाते हैं इमरान खान साहब के पास, वापस आके कहते हैं कि मैंने वो साइफर देख लिया है और मैं इस चीज़ को नहीं मानता, ये बहुत ही वाकई ही वो है ख़तरनाक चीज़ है, इसलिए मैं इस पूरी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकता कि हुकूमत को गिरा दिया जाए, क्योंकि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हो गई है। सेम गोज फॉर सम अदर लीडर्स एज वेल, वो भी यही बातें करते हैं। आखिरकार जो है आके जो डेप्यूटी स्पीकर हैं वो भी ये कहते हैं कि मैं भी ये सेशन कंडक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगेन ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और हम पार्लियामेंट से इंडोर्स नहीं करवाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं चाहते थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए। और फिर उसके बाद रात गए तक जो है ये मामला ऐसे ही चलता रहता है और गाड़ियां आगे पीछे घूमती रहती हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर इमरान खान साहब के पास 3 दफ़ा हेलीकॉप्टर्स आते हैं और वो मामला अभी एक अलग कहानी है पूरी, क्योंकि उसमें कौन था उन हेलीकॉप्टर्स में, क्या इमरान खान साहब सुबह 11 से लेकर रात पौने 12 बजे तक कोशिश करते रहे, किस को बाजवा साहब को किस तरह की धमकी दी गई उनको सीट से डी-सीट करने की, और ये सारा मामला फिर किस तरह से हाई कोर्ट भी खुल गए। रात को 2 पिटिशंस वहां डल जाती हैं कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लगने से रोका जाए और इमरान खान को आर्मी चीफ को डी-सीट करने से भी रोका जाए। और फिर सुप्रीम कोर्ट भी रात को खुलता है, शाराए दस्तूर के ऊपर भी जो है वो कुछ आर्मी की मूवमेंट शुरू होती हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जो रात के 12 बजे खुलता है तो वो भी इसलिए खुलता है क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम कुछ भी हो जाए पाकिस्तान में मिलिट्री टेक ओवर हम नहीं होने देंगे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को ओवरलुक करेगा। आखिरकार कुछ और ऑप्शन बचते नहीं हैं खान साहब के पास, थक हार के वो पौने 12 बजे जो है वो आखिरकार पीएम हाउस से वो चले जाते हैं और उसके बाद फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुली पार्लियामेंट से हो जाता है और इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाती है। ये तमाम मामला लेके अब जो हुकूमत कर रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इनको इतने सालों के बाद अब याद आया है कि इनको आर्टिकल 6 लगाना है। कहा यह जा रहा है कि ये बेसिकली गुस्सा है, ये गुस्सा बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के हक में फैसला दे दिया और हुकूमत को अब अपनी टांगें कांपती हुई फील हो रही हैं, अपनी बुनियादें भी हिलती हुई फील हो रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये जो खास तौर पे जो ये फैसला किया है कि जी वो 17(2) के तहत, आर्टिकल 17(2) के तहत जो है वो पार्टी को बैन करने की बात करेंगे, उनका रेफरेंस इसी के ऊपर है कि वो जो उस वक्त अप्रैल में जो किया गया था, जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने के मुतरादिफ है, और साथ ही जो है वो साइफर की कॉन्स्पिरेसी की उन्होंने बात की कि साइफर की कॉन्स्पिरेसी के ऊपर, वो साइफर के ऊपर किस तरीके से खेला गया, वो ऑडियो लीक्स भी सामने आ गई, किस तरीके से उसका जाली एक झूठा नैरेटिव बनाया गया तरीके इंसाफ की तरफ से, वो उसको भी रेफरेंस बनाएंगे। फिर फॉरेन फंडिंग की उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो भी कोर्ट्स में है और वो डिसाइडेड है कि वो भी एक बाहर से फंडेड पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों की तरफ से एक फंड किया गया ये पूरी कैंपेन है। और साथ यूएस की जो रेजोल्यूशन अभी रिसेंटली आई जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से मेजॉरिटी हैवी मेजॉरिटी से पे उसको क्लियर किया गया, उसको रेफरेंस बना के ये सुप्रीम कोर्ट के सामने रेफरेंस फाइल करेंगे 15 दिन से पहले कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का नोटिस ले और विद रेफरेंस टू जो द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट के तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए। क्वाइट फ्रैंकली ये तमाम चीज़ें पॉसिबल होती दिखती नहीं हैं, क्योंकि लीगली भी जो है वो इनके ऊपर बड़े सीरियस मसले हैं। पहली बात तो ये कि ये जब वाक़या हुआ उसके बाद इलेक्शंस भी हो चुके, उसके बाद ज़िमनी इलेक्शंस भी उससे पहले हुए थे और उसके अंदर तहरीक इंसाफ पूरी तरीके से या कम से कम उसके कैंडिडेट थी इमरान खान साहब ना सही, लेकिन वो इन केसेस के अंदर जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए, लेकिन तहरीक इंसाफ दोबारा अब लिटरली इन रियलिस्टिक टर्म्स सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट के अंदर भी जो है वो दोबारा रीइंस्टेट कर दी गई है
दोबारा उसको रीइमर्ज करवा दिया गया है उसके नाम को। तो ऐसे में इतने टाइम के बाद इनको ये ख्याल आना, इसकी वजह क्या हो सकती है, समझ से बाहर है। दूसरी बात ये कि इट इज़ हाईली अनलाइकली कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप किसी भी पार्टी को बैन करवा पाएँ, क्योंकि इससे पहले जो पार्टीज बैन हुई हैं या तो वो मिलिट्री डिक्टेटर्स ने की हैं जिसमें कोर्ट्स का कोई ताल्लुक ही नहीं था, या जो है वो उन पार्टीज को किया गया है जैसे सिपाही मोहम्मद है, सिपाही सहाबा है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। ये तमाम पार्टीज वो वाली हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जलाओ गिराओ के वो लगा के जो है उनके ऊपर वो बैन लगाया गया है, जो कि अगेन विथस्टैंड नहीं कर पाया। सिपाही सहाबा हो या सिपाही मोहम्मद हो, वो भी अलग नामों से ऑपरेट कर रही है। टीएलपी को जो बैन किया गया था उसको भी वापस उसको रीइंस्टेट करना पड़ा। तो दिस इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग कि ये हुकूमत ये कह रही है तो क्यों कह रही है। सबसे बड़ा मसला उसका ये है कि उसके कोalition पार्टनर भी उसके साथ नहीं दे रहे हैं इस मामले के अंदर, कि जी ये हम इसके साथ तो नहीं चल सकते, क्योंकि इस तरीके से आप कितनी पार्टीज को या किस तरह से बैन करेंगे। कहा यह जा रहा है और मेरा भी ये मानना है कि हुकूमत को ये समझ आ रही शुरू हो गई है कि उसके दिन गिने गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट के जरिए भी जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, और साथ ही जो कोalition पार्टनर्स हैं स्पेशली पीपल्स पार्टी, वो भी इनके तमाम इन फैसलों के साथ सेकंड नहीं कर रही है। ना ही वो इनकी काबीना ज्वाइन कर रही है और ना ही इनके मामलों को सेकंड कर रही है उस तरीके से कि जी ठीक है ये सही कर रहे हैं। वो यही कहते हैं कि जी हम इनके कोalition पार्टनर ज़रूर हैं, हमने इनके हक में वोट दिया है, लेकिन वी आर नॉट इन द गवर्नमेंट। और यही चीज़ जो है वो अब नून लीग को और ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि अगर पीटीआई इस तरीके से आगे बढ़ती रहेगी, जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट का मामला लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, और उसी जुडिशरी से ही हुकूमत के खिलाफ भी जो है उसके हक में नहीं उसके खिलाफ फैसले आते रहेंगे, तो ऐसे में ये हुकूमत कैसे चलेगी। यही मसला है कि इस तरह की एक एरोगेंट किस्म की जो है वो डिसीजन मेकिंग होना शुरू हो गई है नून लीग के, वो भी यूनिलैटरली होनी शुरू हो गई है, जबकि ये फैसला बगैर कैबिनेट की कंसल्टेशन के ये अनाउंस भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि भगदड़ मची भी है हुकूमत में, तो इसलिए उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि वो करे तो करे क्या। अब आएंगे दूसरी बात के ऊपर, वो है गद्दारी का केस। गद्दारी का केस की भी जो बात की जा रही है वो इमरान खान साहब के ऊपर और डॉक्टर आरिफ अलवी के ऊपर और कासिम सूरी के ऊपर की जा रही है। इमरान खान साहब अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। वो जो मैंने आपको अभी पहले प्लान बताया कि इन्होंने सब ये पूरा प्लान कर दिया था और वो इम्प्लीमेंट किया था थ्रू उस वक्त के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी। ये उसी प्लान को ही रेफरेंस बना के इतने सालों के बाद, ऑलमोस्ट शायद 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो इतने सालों के बाद जो है वो जाके हुकूमत को ख्याल आ रहा है कि नहीं जी ये तो गद्दार है और इनके खिलाफ केसेस, गद्दारी का केस फाइल किया जाए। अगेन क्वाइट फ्रैंकली बनता नहीं है केस, बन नहीं पाएगा। लीगल एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं और मेरा आइडिया भी यही है कि ये चीज़ भी जो है ये हुकूमत के हक में नहीं जाएगी। इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प इट इन एनी पॉसिबल वे, क्योंकि इस तरीके के जो है वो फैसले या इस तरीके की गद्दारी का केस करना, ये इससे पहले अगर हुआ है तो वो परवेज मुशर्रफ के ऊपर हुआ है, और उन्होंने मिलिट्री डिक्टेटर थे वो, उन्होंने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लाया था। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लेके आई है, और जो उन्होंने जो पहले जो फैसला किया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस उसी पोजीशन के ऊपर रीइंस्टेट कर दिया था, तो उसके बाद के फैसले सारे वॉइड कर दिए गए थे अप्रैल के अंदर। तो ऐसे में जो है वो किस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट को मनाएंगे, समझ से बाहर है। लेकिन उसका भी रेफरेंस तो जा रहा है, कासिम सूरी हो या इमरान खान हो या तहरीके या डॉक्टर आरिफ अलवी हो, ये बेसिकली अगेन टारगेट वही है कि तहरीके इंसाफ को टारगेट करना है, उसको हर्ट करना है, उसको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करनी है। लेकिन हुकूमत ये भूल जाती है कि वो जिसके जरिए उन्होंने करना है एज पर लॉ, वो खुद तो फैसला ये नहीं कर सकते। उन्होंने तो रेफरेंस भेजना है और फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, और सुप्रीम कोर्ट वो वाले जुडिशरी जिससे उनका ऑलरेडी बैर चल रहा है, जिससे वो 6 जजेस का मामला चल रहा है, उनका इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई चल रही है, उनकी हुकूमत से लड़ाई चल रही है, तो ऐसे में किस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके हक में फैसला दे, ये मंतक भी शायद हुकूमत खुद ही समझे या उन्हीं की अकल काम आए। क्योंकि इस मामले के ऊपर आई एम 100% श्योर कि ना पीपल्स पार्टी राजी होगी, ना कोई और पार्टी राजी होगी कि वो उनके मुकाबले की पार्टी को बैन करें और उसके लीडरान के ऊपर गद्दारी के केस बनाएं। ये चीज़ किसी भी लिहाज से नून लीग के हक में नहीं जाती। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो भगदड़ में किए गए फैसले हैं, वो भी एक कोalition गवर्नमेंट में होते हुए यूनिलैटरल डिसीजंस लेना, ये बेसिकली कुछ ना कुछ तो इंडिकेट करता है। क्वाइट फ्रैंकली मुझे लगता है कि ये इंडिकेट ये चीज़ करती है कि हुकूमत
के दिन, नून लीग के दिन कम से कम जो हुकूमत में है वो गिने गए हैं। उनको पता है कि वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि वो अपना अब इस चीज़ का एक एग्रेसिव बयानिया ज़रूर इससे उनको मिल जाएगा, उनको एक नैरेटिव ज़रूर मिल जाएगा कि जी देखिए हम ये करना चाहते थे और ये करना चाहते थे और जुडिशरी ने हमारे खिलाफ फैसला कर दिया या हमें वो नहीं करने दिया, हम मुल्क की खिदमत करना चाहते थे लेकिन जुडिशरी ने नहीं करने दिया। ये एक एग्रेसिव बयानिया होगा जो वो बनाना चाह रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब भी जो है वो इसकी हमायत करेंगे कि ठीक है बयानिया पकड़ो, पंजाब अपने पास है और आगे चल के हम अपना सियासी पार्टी बयानिए पे चलती है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो बहरहाल नहीं है, परफॉर्मेंस के ऊपर ये किसी के सामने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, जितना भी समझाना चाहें वो बहरहाल वो रिलीफ जो है वो लोगों को नहीं मिल रहा और जो तकलीफ में है वो उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो लगता है ऐसा है कि नून लीग ने डिसाइड कर लिया है कि ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी लाजमी मारेंगे और ये अपने लिए ही निकलने का रास्ता बना रहे हैं बेसिकली, ताकि जो है वो जब ये निकलें तो इनके पास और कुछ बचे ना बचे, पॉलिटिकल कैपिटल बचे या ना बचे, इनकी परफॉर्मेंस के लिए ऊपर देके इनको शर्मिंदगी हो या ना हो, लेकिन इनके पास एक बयानिया ज़रूर हो, क्योंकि सियासी पार्टी को अगर आगे चलना है तो उसको बयानिया चाहिए। और यही चीज़ है जो ऐसा लगता है कि ये बेसिकली हुकूमत की तरफ से ये सारी चीज़ें सोच के इनके ऊपर आगे एक्ट किया जा रहा है, जिसके ऊपर उनके अपने साथी, उनके अपने हमायती या उनके अपने फॉर दैट मैटर कोalition पार्टनर्स वो भी उनके साथ खड़े नहीं दिखते। बहुत शुक्रिया।